Dear learners, Assalamu alaikum. Today I am going to start exercise 6.5 of 9th class of new book. So, first question is find the values of x, y and z from the following right angle triangles. तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होता है. तो जी ऐसा ट्राइंगल, जैसा कि आपको पता है कि ट्राइंगल का जो टोटल एंगल्स का सम होता है वो टोटल होता है 180 डिग्री. ठीक है जी. जो भी ट्राइंगल होगा, जो भी 3 साइडेड फिगर होगी, उसका टोटल जो एंगल का सम बनेगा, टोटल एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है. तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. बाकी ये वाले दो एंगल्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल इसका लाजमी तौर पे 90 डिग्री का होना चाहिए. Here is the first part of this question number 1. आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, राइट ट्राइंगल गिवन है, जिसमें आपको x और z अननोन है और क्वेश्चन भी यही है कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करें. तो आपको इसमें एक वैल्यू गिवन है जो कि y है 4 सेंटीमीटर. आपने x और z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जी इसके दो तरीके हैं फाइंड करने के. पाइथागोरस थ्योरम भी यूज किया जा सकता है और साइन कोस टेन थीटा ये भी यूज किया जा सकता है. ठीक है. अगर तो आपको नहीं पता कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे निमोनिक लिख रही हूँ. दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग या ब्रश. ठीक है. तो सम पीपल में से आपने एस लेना है, इसका पी लेना है, इसका एच लेना है, इसका सी बी और एच टी पी बी. ठीक है. और भी निमोनिक है यूज करने के, आप इसको किसी तरह भी याद कर सकते हैं. तो S4 होता है जी साइन थीटा. तो यहां से आप ले लेंगे P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस. ठीक है. परपेंडिकुलर होता है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हम हमेशा कहते हैं हाइपोटेनियस. राइट. दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर द स्ट्रेट साइड एंड दिस इज बेस. अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर जो है डिपेंड करता है कि ये शफल भी हो सकते हैं, जिसके ऊपर आपके पास दो एंगल्स होंगे ना. जैसे यहाँ पे 30 डिग्री आप कंसीडर कर रहे हैं, एक 90 है दूसरा 30 है, तो उसको आपने बेस कंसीडर करना है. इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 30 ना होता, गिवन एंगल यहाँ पे होता, तो ये बेस बन जाती और ये परपेंडिकुलर बन जाता. ठीक है जी. इस चीज को ध्यान में रखना है आपने. सो फिलहाल जो है यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये आपकी बेस है, ये जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर है, और ये आपका जो 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस. ठीक हो गया. तो यहाँ से आपने याद रखना है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. और आगे बात आती है कोस थीटा की. तो कोस थीटा इक्वल होता है जी बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनियस. ठीक है. और टी फॉर हो गया टेन थीटा. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस पी ओवर बी. तो इसको कुछ लोग जो है इस तरह भी याद रखते हैं, एस पी एच, सी बी एच, टी पी बी, जैसे भी आप याद रखना चाहिए, लेकिन आपने याद खुद से ही रखना है, क्योंकि अपने से भी आपने. पहला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एज वी नो डेट कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस. ये कंप्लीट लिख लें. और इसके आगे आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि बेस क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है. ठीक है. ये भी लिख सकते हैं आप. अगर आपको यहाँ पे दी हुई है इसके वर्टिसेस के नेम दिए हुए हैं तो आप उसको यूज करें तो ज्यादा अच्छी बात है, और ये दोनों ही यूज कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है. ठीक हो गया. तो यहाँ पे कोस थीटा होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनियस, हमने ये वही नौ कर लिख दिया. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. कोस थीटा क्या है जी 30 डिग्री है. बेस क्या है, बेस 4 है. हाइपोटेनियस क्या है, जेड है, तो जेड लिख लिया. अच्छा, यहाँ पे हम साइन थीटा भी ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिया. क्यों? क्योंकि साइन थीटा में आपके पास आता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दोनों में से कुछ भी नहीं गिवन, तो आपने ऐसा फॉर्मूला चूज करना है, ऐसी वैल्यू चूज करनी है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें आपको सिर्फ एक चीज फाइंड करनी हो. ठीक है ना. दो चीजें फाइंड कैसे करेंगे? तो यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान से चलना है. सो कोस 30 की वैल्यू आपको पता होती है, ये आपने याद रखनी है, या फिर अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर नहीं है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू नहीं आएगी, उसमें पॉइंट वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे याद रखना ज्यादा सही रहेगा. तो 4 ओवर जेड आ जाएगा. अब आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको वहां ले जाएं, इसको वहां ले जाएं, तो स्क्वायर रूट 3z इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. स्क्वायर रूट 3z इज इक्वल टू 8. और अगर आपने z की वैल्यू निकालनी है तो z इज इक्वल टू 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा. ठीक हो गया. अब हमने इसके साथ यूनिट लाजमी लिखना है, सेंटीमीटर, क्योंकि ये आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं साइड की.
तो इसके साथ यूनिट का जो है इसके मार्क्स होने हैं, 0.5 मार्क्स होते हैं यूनिट लगाने के, ठीक है ना। तो ये आपने z की वैल्यू फाइंड की है जो कि आया 8/√3 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं और आप साइन थीटा भी लगा सकते हैं। कुछ टीचर्स एक मेथड यूज करेंगे, कुछ टीचर दूसरा मेथड यूज करेंगे, जो आपको पसंद आए आप यूज कर सकते हैं, नो इश्यू। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जी कहेंगे हमें तो ये करवाया, हमें ये करवाया। तो बेटा जी मैथ में हमेशा एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड होते हैं, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो मैं यहाँ साइन थीटा यूज कर रही हूँ। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अच्छा जी, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC है, हाइपोटेनियस क्या है, AC है, ठीक है। इसके ऊपर ना यहाँ पे लाइन लगाते होते हैं, ये लाइन किसको इंडिकेट करती है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट को ये चीज जो है वो डिनोट करती है, ओके। तो साइन थीटा क्या है, 30, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, x है, हाइपोटेनियस क्या है, z है, और z हमने फाइंड किया अभी, तो वहां पे हम वैल्यू लगा सकते हैं 8/√3, ठीक है। जब वैल्यूज लगाते हैं ना तब साइन का जो भी यूनिट होता है वो नहीं लगाते, एंड में जब वैल्यू आ जाती है तब हम यूनिट लगाते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये x यहीं रहेगा, 8 साइन 30 का पहले वैल्यू लगा लें। साइन 30 होता है जी 1/2, और ये जो 8/√3 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x यहीं पे रह जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 4 टाइम, तो ये हो जाएगा जी 4/√3। दिस इम्प्लाइज दैट सो x इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर लिखना लाजमी है, इसको भूलना नहीं है। तो ये आपका 2 वैल्यूज थी x और z, जो कि पहले क्वेश्चन में के पहले पार्ट में आपसे पूछी गई थी, तो ये सॉल्व हो गया। वी आर ऑन पार्ट 2 नाउ। पार्ट नंबर 2 में भी आपके पास 2 अननोन्स हैं, x एंड z। y आपको गिवन है, y क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है जो कि गिवन है, बाकी आपने बेस और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। जहां पे भी ये आपके पास गिवन होगा ना, ये चीज बॉक्स बना होगा, आपको पता लग जाना चाहिए कि 90 डिग्री एंगल है। और अगर फिर भी नहीं गिवन तो आपने ये शेप देखनी है कि एल शेप कहाँ है, ठीक है ना। आप यहाँ देखें, अक्सर नहीं पता लगता कि इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आपने ये देखना है कि एल शेप कहाँ है। एल शेप ये है जी, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि जी हाइपोटेनियस कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, ओके। ओके जी, यहाँ पे पहले हम यूज करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज BC ओवर हाइपोटेनियस इज AC। वैल्यूज लगाएंगे, साइन व्हाट इज π/4, π/4 इज एक्चुअली 45। हाउ, π/4 को कन्वर्ट करना है अगर आपने डिग्री में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, ठीक है। तो पाई को पाई से कैंसिल करें तो 180 ये आ जाता है 45। एक पिछली वीडियो में मैंने पहले भी ये बात क्लियर की थी कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी पाई का मतलब 180 होता है, ऐसा नहीं होता, पाई 180 नहीं होता है। एक्चुअली आप जब π/4 को कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में तो 180 और पाई से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पाई कैंसिल होने के बाद 45 डिग्री बचता है। सो पाई इज नॉट इक्वल टू 180 एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी एक वीडियो में ये आपको क्लियर की है पॉइंट। सो 180/पाई से करें तो π/4 जो है आपके पास 45 डिग्री बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा को लिख दिया 45 डिग्रीज। BC, व्हाट इज BC, BC इज √3 एंड AC इज Z, हाइपोटेनियस इज Z। तो आपने Z फाइंड करना है, तो Z को वहां ले जाएं, ये एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो Z इज इक्वल टू √3 ओवर साइन 45। आप पहले वैल्यू डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पहले वैल्यू डाल के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नो इशू, ठीक है। सो Z इज इक्वल टू √3 ओवर साइन 45 होता है 1 ओवर √2। अब क्योंकि डबल ओवर में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे √2 के साथ, तो यहाँ से आपके पास Z क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर सेम स्क्वायर रूट में हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा √6 सेंटीमीटर, ये लाजमी लगाना है जी। तो ये Z की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड करना है, X फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो यूज कर रही हूँ वो कोस थीटा यूज करूंगी। सो कोस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर्स बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे, दोहराएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। व्हाट इज बेस, बेस इज AB
and hypotenuse is AC. So the base value is cos 45 लगा लें पहले. AB की वैल्यू x है जो कि हमने फाइंड करनी है, और hypotenuse z है जो कि हमने फाइंड किया, वो है स्क्वायर रूट 6. अब आप वैल्यू डाल लें या फिर पहले ही उसको वहां ले जाएंगे, नो इश्यू. ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 को मल्टीप्लाई करना है cos 45 के साथ. तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6, यहाँ आ गया cos 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2. अच्छा, साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम अगर स्क्वायर रूट है, जैसे स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, तो दोनों जो अंदर के होते हैं रेडिकेंड्स होते हैं वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, कटिंग भी हो सकती है. अब देखिए दोनों एक ही रूट में है, स्क्वायर रूट में, तो एक को हम कटिंग भी कट कर सकते हैं 2 3 टाइम. सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा सेंटीमीटर. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. पार्ट नंबर 3 इज हियर. इसमें आपको z की वैल्यू गिवन है जो कि हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर और बेस आपने फाइंड करना है. सो वी नो डैट. ये मैं क्यों लिख रही हूँ जी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना ना ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए जो है ना हम थोड़ी सी इंग्लिश मार रहे हैं अपनी. तो यहाँ पे वी नो डैट कि जो आपके पास साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर, सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं. और जो कोस थीटा है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो बेस और हाइपोटेनियस में से एक चीज गिवन है तो आप कोस भी यूज कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है ना. तो ये हमें देख के चलना है. तो मैं पहले साइन थीटा यूज कर रही हूँ. साइन थीटा इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. अब वैल्यूज डालते हैं. साइन थीटा क्या है 60 डिग्रीज है, तो ए बी क्या आएगा आपके पास, ए बी की वैल्यू है y और ए सी की वैल्यू आपके पास है 2 सेंटीमीटर. तो y यहीं रहेगा और ये 2 जो है वो साइन 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 60 इंटू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, y को जो आपने चीज़ फाइंड करनी है ना उसको आपने इस साइड पे रखना है, ठीक है. साइन, इसको 2 लिखें. साइन 60 की वैल्यू आपके पास होती है स्क्वायर रूट 3/2, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर्स. नाउ फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज x. सो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, और ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए. सो बी सी इज बेस एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. वैल्यूज डालेंगे. कोस थीटा इज 60 डिग्रीज, बी सी इज x एंड ए सी की वैल्यू भी हमने फाइंड किए है. ओके, ये गिवन थी. ए सी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 60x यहाँ पे आएगा, और ये 2 जो है 60 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. कोस 60 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. कोस 60 आपके पास होता है जी 1/2, सो कोस 60 इज 1/2 एंड 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से कट हो जाएगा, और x आपके पास क्या बच जाएगा, जस्ट 1 सेंटीमीटर. जब भी आपके पास आंसर आए तो उसको आपने हाईलाइट लाजमी करना है. एक क्या बात बताई मैंने कि आपने यूनिट लाजमी यूज करना है, और दूसरी क्या बात कि आपने उसको हाईलाइट लाजमी करना है. इससे 2 फायदे होते हैं. क्या कि आप जब एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसको देखने में आसानी होगी कि आपका फाइनल आंसर कहाँ है, और जब आप एंड पे पेपर चेक कर रहे होते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो कहाँ पे हैं और क्या वो ठीक हैं या नहीं. सो दैट्स द रीजन. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4. आपने x और z की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपने को इसमें यहाँ पे गिवन है बेस की वैल्यू. सो बेस आपको पता है जी कोस में आती है, तो आप पहले कोस यूज करेंगे. सो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, और बेस आपके पास है ए बी, हाइपोटेनियस है ए सी. पुटिंग द वैल्यूज, कोस 45 इज इक्वल टू ए बी इज 4 एंड ए सी इज z. सो आपने ये z ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये 4 ओवर कोस 45 नीचे आ जाएगा. z इज इक्वल टू 4 ओवर कोस 45 होता है आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 नीचे आ जाएगा. क्योंकि डबल ओवर में है तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो z इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स. एंड नाउ यूजिंग साइन थीटा. अच्छा, मैंने पहले लिखा था वी नो डैट, आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. सो साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू व्हाट इज बी सी, BC इज x एंड AC अभी हमने फाइंड किया जो कि है 4 स्क्वायर रूट 2. यहाँ वैल्यू डाल दी.
तो ये वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और x यहीं रहेगा। तो 4 स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है जी sin 45 के साथ, तो ये आ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि cos 45 और sin 45 की सेम वैल्यू होती है, जो कि होती है 1/√2। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ sin 45 1/√2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट आपके पास 4 बच जाएगा। 4 सेंटीमीटर इसका x की वैल्यू का आंसर होगा। इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स। ठीक है जी, अननोन साइड्स एंड एंगल्स, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के अननोन साइड्स और एंगल्स होते कितने। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे कोई भी ट्राइंगल हो उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। टोटल कितनी चीज़ हो गई? 6। 3 एंगल्स 3 साइड्स, तो टोटल आपके पास हो गई 6 चीज़ें जो कि आपने फाइंड करनी होती है। अब आपको इसमें से कितनी चीज़ें गिवन है? 2 चीज़ें गिवन है, और बल्कि 3 है। एक ये 90 का एंगल, अगर ना भी लिखा हो तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जहाँ ये बना हुआ है ये 90 का एंगल है, लिख लेते हैं चलें। तो 3 चीज़ें गिवन है आपको और 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। 3 चीज़ों में से 2 एंगल्स और 1 साइड आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आपने फाइंड करनी। तो यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे? अब देखिए, हम साइन थीटा और कोस थीटा तो यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे? क्योंकि आपको जी यहाँ पे कोई एंगल नहीं गिवन है। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था आपने कि आपको 30 या 60 या 45 कोई एंगल गिवन था, जहां पे आपने साइन थीटा कोस थीटा यूज कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा नहीं है, जस्ट आपको एक एंगल गिवन है जो कि है 90 डिग्री का। अगर आप उसको यूज करें तो वो आपके पास आंसर नहीं देता है उस तरह से। ठीक है ना? तो आपने अब यहाँ पे क्या यूज करना है? आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, What is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square। तो इसको आप याद रख सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह से। दिस इज अ निमोनिक जो आप यूज कर सकते हैं फॉर Pythagoras theorem। तो what is hypotenuse? Hypotenuse is b, so putting values, b square is equal to what is base? Base is square root 13 whole square plus perpendicular is square root 3, this is whole square। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा जी स्क्वायर रूट 13 प्लस 3। सो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट द आंसर बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। तो आगे आपके पास साइड अब क्या रह गया? 2 एंगल्स रह गए हैं। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी निकालने के लिए अब आपने वो मेथड यूज करना है जो कि यूज किया गया है एग्जाम्पल में। ठीक है? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी minus measurement of angle A. So measurement of angle B is 90 degrees and measurement of angle A अभी हमने निकाली है जो कि है 25.65 degrees। अब आपने इसको माइनस कर लेना है और आंसर आ जाए which is 64.35 degrees। अच्छा, आंसर में जो पीछे बुक में आंसर है उसमें यहाँ पे आपके पास यहाँ 64 है और यहाँ पे 36 है। तो ये कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका टोटल एंगल जो है 180 बनना चाहिए। ठीक है ना? मतलब एक आपका 90 का एंगल है जो कि बी वाला है, और ए और सी तीनों को आपने ना एंड में प्लस करके देखना है। तो आपका तीनों का आंसर प्लस करके टोटल अगर 180 बन रहा है, इट मीन्स कि आपके आंसर ठीक है। अगर तो आपका आंसर 180 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई आंसर में मिस्टेक है। ठीक हो गया? नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें भी आपके पास क्या है? 2 साइड्स है और 1 एंगल गिवन है। ये एंगल 90 का गिवन है, और अगर आपको नहीं भी पता तो अगर इस तरह का मार्क दिया हुआ है तो इट मीन्स कि ये 90 का एंगल है। ठीक है? तो अब आपने 2 एंगल्स और 1 साइड फाइंड करनी है, राइट? तो साइड आपने जब भी फाइंड करनी है, एक साइड, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ठीक है ना? मतलब आपको 2 साइड्स गिवन है, एक फाइंड करनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लें। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको याद रखने का तरीका है हाई ब्लड प्रेशर, और इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो एक्चुअल है इसका मीनिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है? बी है, तो बी स्क्वायर लिख लेंगे। बेस क्या है? 4 है, 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज ऑल्सो 4, सो 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी बी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16, तो बी स्क्वायर आ जाता है 32। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है फ्रैक्शन वाला तो उसके ऊपर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 32 का 4 स्क्वायर रूट 2। लेकिन अगर आपके पास वैसा कैलकुलेटर नहीं है जिसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट में आंसर नहीं आ रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा है,
तो आप इसका क्या करें, आप इसके फ्रैक्शंस बना लें, राइट। तो 2 आ जाएगा 16 टाइम 32, इस तरह हमने इसके फ्रैक्शंस बना लेने हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल इसका एलसीएम आ जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ये 5 टाइम्स 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब आपने क्या करनी है, इसकी पेयरिंग, एक 2 रह जाएगा, ये पेयर अप नहीं होगा, इसको आप वैसे रहने दें, ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो पेयर अप हुआ उसको स्केयर लिख लें। अब जिन दो 2 के ऊपर स्केयर है वो आ जाएंगे बाहर, ठीक हो गया। ये 2 इसका स्केयर था, बाहर आ गया, ये 2 इसका स्केयर था, बाहर आ गया। जिस 2 के ऊपर स्केयर नहीं है वो स्केयर रूट से कैंसिल नहीं होगा, वो अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 × 2 इज 4 और स्केयर रूट 2, ठीक हो गया। तो 4 स्केयर रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इन केस आपके पास कैलकुलेटर दूसरा नहीं है जिसके ऊपर ये आंसर नहीं दे रहा, पॉइंट में दे रहा, तो फिर आपने इसका आंसर इस तरह से निकाल लेना। तो b = 4 स्केयर रूट 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। सो अब आपके पास नेक्स्ट क्या चीज रह गई है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो जैसे हमने पिछले जो क्वेश्चन था पार्ट नंबर 1 उसमें किया था, बिल्कुल वैसे ही इसमें करेंगे। सो कोस लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, curly brown hairs base over hypotenuse. So what is base? Base is AB and hypotenuse is AC. इसकी आपने वैल्यू डालनी है। cos measurement of angle A is equal to AB is 4 and AC is अभी हमने फाइंड किया जो कि था B 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स, राइट। तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे cos इनवर्स हो जाएगा। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल A आपके पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। और अब जैसे कि आपने पहले फाइंड किया था, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी को निकालने के लिए आप लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 90 एंड ए अभी फाइंड किया जो कि 45 है। सो 90 माइनस 45 इज ऑल्सो 45। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। इसके ऊपर डिग्रीज लगाना नहीं भूलना, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है, इसी तरह डिग्रीज लगाना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम्स। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और उसमें वो सबसे अलग सा क्वेश्चन होता है पूरी एक्सरसाइज में, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से हमें जरा से ध्यान से समझना है। तो एक आपको स्क्वायर फील्ड दी गई है जिसका कहा गया है कि सारी साइड 60 मीटर लॉन्ग है। ना भी कहा गया होता तो ये आपको पता होता कि अगर एक साइड 60 की है तो स्क्वायर की तमाम साइड 60 की ही होंगी। तो फिगर बनानी ना अगर आप बना लेते हैं तो ये अच्छा इंप्रेशन देता है आपके पेपर पे, ठीक है। तो अगर कहीं फिगर अगर आपको बनानी आती है और आप बना दें पेपर में तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है पेपर पे और आपका पेपर जो है उसमें मार्क्स गेनिंग ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास 60 मीटर लॉन्ग जो है ईच साइड है और आपने डायगोनल फाइंड करना है। पहले तो ये पता होना चाहिए डायगोनल क्या होता है। डायगोनल ऐसी लाइन होती है जो ऑपोजिट साइड्स को आपस में मिलाती है, ऑपोजिट साइड्स को आपस में मिलाती है। कोई भी लाइन, ऐसा लाइन जो दो ऑपोजिट साइड्स को आपस में मिलाएं उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो स्क्वायर के 2 डायगोनल्स होते हैं जो कि ऑपोजिट साइड्स को आपस में मिलाते हैं। तो आपने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अब ऐसा एक फॉर्मूला है जो डायगोनल की लेंथ को और एरिया को रिलेट करता है। द एक्चुअल फॉर्मूला इज एरिया is equal to 1/2 d square where d is the diagonal, the length of diagonal, ठीक है। अगर आपने यहाँ से d निकालना है तो क्या करेंगे, 2 वहां पे चला जाएगा। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, पहले a फॉर एरिया है तो a लिख लेते हैं, a is equal to 1/2 d square। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने लगी हूँ, अगर आपने डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करनी है तो आप कर सकते हैं, नो इशू। तो यहाँ पे आपके पास ये 2 वहां जाके a से मल्टीप्लाई होगा, 2a इक्वल टू डी स्क्वायर। अब आपने इस तरह से स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि आपको d चाहिए, तो d is equal to square root 2a. Now this is the formula we are going to be used in this question. अच्छा जी, अगर आपको फॉर्मूला नहीं चेंज करना आ रहा तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर लें। और आसानी दे देती हूँ कि आपने डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है कि वी नो डैट कि डायगोनल जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 टाइम एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। आप सिंपल यही वाला फॉर्मूला यूज कर लें। अगर आपको ये फॉर्मूला इस तरह से चेंज करना नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आपने इसको छोड़ देना है और यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट करके आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो d इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a। अब आपको a चाहिए, व्हाट इज a? a इज द एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एरिया इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड बाय साइड। तो साइड क्या है, 60 है और ये भी 60 है। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3600। अब वैल्यूज डाल दें इसमें, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और a क्या है 3600 है, ठीक हो गया। तो d इज इक्वल टू 3600 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है जी 60,
वो निकल आया, और जो स्क्वायर रूट था 2 का वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये 60 और ये आ जाएगा मीटर। ओके, अगर यहाँ से नहीं समझ आई तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको लिखें, आपके पास ये आंसर दे देगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम दी गई थी, फिगर दी गई थी ट्राइंगल की। यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी गई है, जस्ट डाटा गिवन है, तो आपने उससे पहले फिगर बना लेनी है। जैसे आप फिगर बना लेंगे ना, तो उससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने क्या चीज फाइंड करनी है और क्या चीज गिवन है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दिया गया है 90, तो ये लें जी, हम यहाँ पे 90 देते हैं। ए और सी आप जहां मर्जी लिखें, ए मैं यहाँ लिख रही हूँ, सी यहाँ लिख रही हूँ, जैसे कि हमने पहले फिगर्स में यूज किया। तो अगर आप यहाँ सी लिख लें, यहाँ ए लिख लें, कोई इशू नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जैसे आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। यहाँ सी जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, और ए के सामने वाले को आपने ए रखना है, बी के सामने वाले को बी रखना है, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी रखना है। ठीक है, अब ए आपको नहीं गिवन और बी भी आपने फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, और आपको सी दिया गया है 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 स्क्वायर रूट 3। तो अब आपने क्या चीज फाइंड करनी है, 3 चीजें गिवन है, 3 चीजें फाइंड करनी है, 2 साइड्स फाइंड करनी है, 1 एंगल फाइंड करना है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि अगर आपको 2 साइड्स दी हुई हैं, 1 साइड फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम इज द बेस्ट। लेकिन अगर आपको 2 एंगल्स दिए गए हैं और 1 एंगल फाइंड करना है, तो द बेस्ट फॉर्मूला इज, आपने लिख लेना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस वी नो डैट, या यूजिंग, कोई चीज आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है ना, वी नो डैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, टोटल आपके पास क्या होता है, 180 होता है। ये तब के लिए फॉर्मूला है जब आपको 2 एंगल दिए हुए हैं, एक जस्ट एंगल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगा लो। अगर आपका 2 साइड गिवन है, एक फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक हो गया, सिंपल इज दैट। ए क्या है, फाइंड करना है, इसको वैसे ही रखने दो। बी क्या है, 90 है। सी क्या है, 60 है, इक्वल टू 180। इसको वहां ले जाएं या यहीं पे प्लस करके उधर ले जाएं, मर्जी है, नो इश्यू। 180 माइनस 90 माइनस 60, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज 30 डिग्रीज। तो आपने जो चीज फाइंड करनी है ना, उसको हाईलाइट लाजमी करना है बेटा, बॉक्स लाजमी बनाना है, चाहे आप मार्कर से बनाओ चाहे आप पेन से बनाओ, मार्कर से बना दो तो ज्यादा बेस्ट है। चलिए, तो यहाँ से आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल है जो कि आपने फाइंड करना था, वो आ गया 30 डिग्रीज। तो अब आपने फाइंड करने हैं जी ए और बी। तो यहाँ से हम यूज करेंगे tan, या आप कोस भी यूज कर सकते हैं, साइन भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली कि आपके पास कौन सी साइड्स गिवन है। ठीक है, अब आपके पास बेस गिवन है। अब आप देखें बेस जो है आपके पास tan में भी आती है और कोस में भी आती है, लेकिन साइन में नहीं आती है। तो इसलिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे tan यूज कर रही हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है, AB है। तो वैल्यूज डालते हैं, tan थीटा की जगह 30 डालेंगे, इज इक्वल टू BC आपके पास क्या है, A के बराबर है, और AB किसके बराबर है, 3 स्क्वायर रूट 3 के। अब आपके पास tan 30 होता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये आ जाएगा A ओवर 3 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां ले जाएं, इसको वहां ले जाएं, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू A स्क्वायर रूट 3। अब क्योंकि हमने A फाइंड करना है, तो ये जो स्क्वायर रूट 3 है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो A इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। सो स्क्वायर रूट 3 से हो गया कैंसिल, और आपके पास फाइनल A का आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर्स। ये आपके पास A आ गया। नाउ जो लेफ्ट है वो क्या है, जस्ट B फाइंड करना है आपने। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास 2 साइड्स हैं और जस्ट 1 साइड फाइंड करनी है, तो बेस्ट फॉर्मूला इज द पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको आप जैसे भी याद रखना चाहे रख सकते हैं। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है, उसकी जगह B है वो B लगा लिया। बेस आपके पास है जी 3 स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास अभी फाइंड किया जो कि A है, वो है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे 3 का स्क्वायर हो गया 9, और जो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा वो आएगा 3। दोनों का स्क्वायर अलग अलग लेना है, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो है वो जस्ट 3 बचेगा।
प्लस 3 का स्क्वायर होता है जी 9, 9 3 टाइम 27 होता है प्लस 9, 27 प्लस 9 इज 36 और ये b स्क्वायर है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट द आंसर b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। अब आप देखें आपके पास 3 चीजें गिवन थी और 3 चीजें फाइंड करनी थी। सो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपने क्यों लगाते हैं, ये हाईलाइट क्यों करते हैं, इसके 2 से 3 जो है फायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 इज हियर। तो आपने पहले ट्राइंगल बना लेनी है, बी आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पे आपने ए रखना है और यहाँ पे सी रखना है। ठीक हो गया, इस तरह से आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ए को आप यहीं रखें, सी को आप यहाँ रखें। सो सी के सामने वाला यहाँ पे सी आएगा, बी के सामने यहाँ पे स्मॉल बी आएगा और ए के सामने यहाँ पे ए आएगा। अब आपने वैल्यूज लगानी है, सी क्या है 45 डिग्रीज है तो इसको 45 डिग्री कर दें और ये आपने ए सी फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है और ए गिवन है 8 सेंटीमीटर्स। तो ये आपने पहले लेबल कर ली फिगर और अब आप इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आपको 2 एंगल्स गिवन है, एक एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए आप वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपने फाइंड करनी है, बी के आपके पास 90 है और सी है जी 45 इज इक्वल टू 180। अच्छा, इसके अलावा भी एक इसका फॉर्मूला है जो हम 90 माइनस सी कर लेते हैं ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, तो वो भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45 डिग्रीज। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए आपके पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। सो अब ये आपके पास 45 डिग्रीज आ गया जो आगे हम फाइंड करना था। अब हमने क्या फाइंड करना है, सी और बी। तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर किस में होता है जी, साइन में होता है और टेन में होता है। तो आपकी मर्जी है साइन यूज कर लें या टेन यूज कर लें। सो आई एम यूजिंग साइन हेयर। So sin theta is equal to perpendicular over, some people have perpendicular hypotenuse. What is perpendicular? Perpendicular is BC. Hypotenuse is AC. Now putting values here, what is theta? Theta is 45 degrees. ये वाला लेना है आपने। Sin 45 is equal to what is BC? BC is 8 and AC is B, जो कि आपने फाइंड करना है। Sin 45 आपके पास होता है जी 1 over square root 2 is equal to 8 over B। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ से b ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट इसके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा इसका सेंटीमीटर्स, ये आ गया b। अब आपके पास ये भी आ गई साइड, ये भी आ गई और 2 साइड्स हैं, एक साइड फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज c। व्हाट इज c? c आपने फाइंड करना है, b आपको फाइंड हो गया था। तो b 8 स्क्वायर रूट 2 है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू b इज 8 स्क्वायर रूट 2, ये हमें फाइंड करना था। सो व्हाट इज b? बेस इज c होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 8 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 8 टाइम्स 64 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ पे आपके 128 इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 64। सो c स्क्वायर is equal to 128 minus 64। so c square is equal to 64 आ जाएगा। इसका आपने लेना है स्क्वायर रूट, तो c is equal to आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 इज हियर। नाउ यहाँ मैंने इसकी पहले ही फिगर जो है यहाँ बना ली हुई है और उसको मेंशन कर लिया, लेबल कर लिए। और यहाँ पे आप देखें आपके पास एंगल कोई नहीं है, एंगल आपके पास एक है, तो आप वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, वो वाला नहीं यूज कर सकते। और आपने फाइंड क्या, एक साइड फाइंड करनी है, 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके पास 2 साइड्स गिवन है, तो जब एक साइड फाइंड करनी हो तो सिंपली फॉर्मूला यूज होता है जी पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, एक और बात बेटा कि यहाँ पे मैं लिखा है प्लेन स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, लेकिन बुक में डिफरेंट तरीके से इसको यूज किया हुआ है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ज्यादा बेटर ये फॉर्मूला है। वाई? क्योंकि कुछ आपके पास बुक्स हैं वहां पे हाइपोटेन्यूज को सी से डिनोट किया जाता है, वहां पे फॉर्मूला चेंज होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे इसको ए कहा होगा, कहीं पे इसको बी कहा होगा, कहीं पे इसको सी कहा होगा। तो आपने क्या याद कि एक्चुअल फॉर्मूला ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, चाहे फिर इसको बी कहा जाए, चाहे ए कहा जाए, चाहे सी कहा जाए, वो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। सो मेन फॉर्मूला इज हियर, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज क्या है, बी इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर। दिस इज नॉट बी फॉर बेस, ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं करना हमने।
So b square equal to 6 square is 36 plus 12 square is 144. 36 plus 144. So here is 180. Now taking square root on both side, you will get b is equal to square root. यहाँ पे देखें 2 into 2 है, 3 into 3 है, साथ 5 अकेला है. अगर तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाता है कैलकुलेटर पे तो नो इशू, ये करने की जरूरत नहीं है. अगर नहीं है तो फिर आप ये वाला मेथड ये वाला स्टेप कर लेंगे. तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 5 है जी अकेला, इसको वैसे ही रख लें. अब जिसके ऊपर स्क्वायर है वो तो बाहर आ जाएंगी दोनों रकमें, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो अंदर ही रहेगा. सो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आया 6. सो 6 स्क्वायर रूट 5 इज द वैल्यू ऑफ आंसर बी. सो बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ थर्ड. ओके, नाउ अब हमने क्या फाइंड करने हैं, दो आपके पास एंगल्स हैं जो कि आपने फाइंड करने हैं. अच्छा जी, आगे हमने फाइंड करनी है जी ए और सी एंगल. तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि अगर ए एंगल फाइंड करना है तो हमने कोस लेना होता है. ठीक है, सो कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोस इज बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर curly brown hairs, base over hypotenuse. So what is base? Base is AB and hypotenuse is AC. So putting values here, cos of measurement of angle A is equal to AB is 6 and AC is 6 square root 5. Now यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा cos measurement of angle A is equal to 1 over square root 5. एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए अगर आपने फाइंड करना है तो cos वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 over square root 5. और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63.4 डिग्रीज. अब आपके पास देखें दो एंगल्स हो गए और तीसरा एंगल फाइंड करना. तो जब भी दो एंगल्स होंगे एक एंगल फाइंड करना होगा तो आप सीधा सीधा यूज कर लें मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, या फिर जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है वो वाला 180 वाला, वो भी आप यूज कर सकते हैं, नो इश्यू. सो 90 में से आप माइनस कर देंगे 63.4 डिग्रीज, तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल सी आ जाएगी 26.6 डिग्रीज. दीज आर ऑल द अननोन्स जो आपके फाइंड करने थे. अच्छा, एक और बात लर्नर्स जो आपने ध्यान रखनी है कि सी ये स्मॉल है, ये कैपिटल सी है, तो आपने इस सी को इस तरह से लिखना है कि ये पता लगे कैपिटल है. ओके, पार्ट नंबर 4 आपके पास दो एंगल्स हैं, एक एंगल फाइंड करना है. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी इज 90 माइनस ए इज 60. 90 माइनस 60 इज 30. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. ये आपके पास आंसर आ गया. अब आपने ए और बी फाइंड करना है. तो देखें आपके पास बेस गिवन है, तो बेस किस में आती है, कोस में आती है और टैन में आती है. तो आप उसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, साइन में नहीं होती. तो आपके पास क्योंकि बेस गिवन है इसलिए आपने वो वाली रेशियो यूज करनी है जिसमें आपके पास बेस मौजूद हो. तो यहाँ पे मैं कोस भी यूज कर सकती हूँ, टैन भी. तो मैं टैन यूज कर रही हूँ. टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, perpendicular over base. What is perpendicular? Perpendicular is BC over base is AB. Putting values, what is theta? Theta is 60 degrees. ये यूज करना है बेस का एंगल. BC आपके पास क्या है, A है, और AB क्या है, 4 है. What is tan 60? Tan 60 is 1 tan 60 is square root 3. It is equal to A over 4. 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा A is equal to 4 square root 3 सेंटीमीटर्स. तो ए भी आ गया आपके पास. अब आपके पास सी भी है, ए भी है, ए के साइड फाइंड करनी है तो पाइथागोरस से हम यूज कर लेंगे. सो अब आपके पास बी नहीं है, आपके पास जो है वो सी गिवन है और ए गिवन है, ये वाला मतलब हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है तो इसको बी ही रहने देते हैं. इज इक्वल टू व्हाट इज बेस, बेस इज 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 4 स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा जी 16 प्लस 16 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जस्ट 3 आ जाएगा. ये आ जाएगा 16 3 टाइम 48. 48 प्लस 16 is 64. So b is equal to 64. Now taking square root on both sides, you will get the answer. B is equal to 8 centimeters. And these are all the unknowns you have to find. Now in this figure also, आपके पास दो एंगल्स हैं एक साइड और दो आपके पास एंगल्स हैं. एक एंगल फाइंड करना है और दो साइड्स फाइंड करनी है. So measurement of angle C is equal to measurement of angle B माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए. तो अगर आपने ए फाइंड करना है तो बी माइनस सी हो जाएगा, अगर आपने सी फाइंड करना है तो बी माइनस ए हो जाएगा. सो बी इज 90 माइनस ए इज 30.
So 90 minus 30 is 60. So measurement of angle C is equal to 60 degrees. Now आपने फाइंड करने हैं दो साइड्स. So इसमें भी आपके पास बेस गिवन है, तो मैं यहाँ पे tan यूज कर रही हूँ. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर इज BC और AB इसकी बेस है. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू व्हाट इज BC. BC इज A जो कि हमने फाइंड करना है, एंड AB इज 4. tan 30 इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू A ओवर 4. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर रूट 3, एंड A फाइंड करना है तो आपके पास जो स्क्वायर रूट 3 है वो जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. ये आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 3. अच्छा, आपने इसको ऐसे ही नहीं हाईलाइट कर देना, जो आपने चीज़ फाइंड करनी होती है उसको आप इस साइड पे रखते हैं, A ओवर 4 स्क्वायर रूट 3, मतलब कि लेफ्ट साइड पे. ये आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी. अब जस्ट आपने फाइंड करनी है B की वैल्यू. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. What is hypotenuse is B, base is C is 4, and perpendicular is 4 over square root 3. इसका होल स्क्वायर करेंगे. Now this is 16 plus 16 over square root 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. इसका एलसीएम लेंगे, सो ये आ जाएगा 16 3 टाइम 48 आ जाएगा, एंड 48 एंड 16 64. इसको एडअप करें तो ये आपके पास आता है 64. सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 64 ओवर 3 आ जाएगा, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यू विल गेट B इज इक्वल टू 8 ओवर स्क्वायर रूट 3. क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा. 64 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 8 आ जाएगा. सो B इक्वल टू 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर. ये इसका आंसर हो जाएगा. वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. आपके पास यहाँ पे दो साइड्स हैं और एक एंगल है. दो एंगल्स और एक साइड आपने फाइंड करनी है. सो क्योंकि दो साइड्स हैं तो एक साइड फाइंड करने के लिए आप हमेशा जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेस्ट है किसी भी कंफ्यूजन से या किसी भी एम्बिग्यूटी से बचने के लिए. आप ये फॉर्मूला सिंपल थ्योरम यूज़ करें और आपके पास आंसर आ जाएगा. अगर आपके पास दो साइड्स मौजूद हैं और एक साइड आपने फाइंड करनी है. हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी गई है 10. सो 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास नहीं है, वो C है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 6 है, इसका होल स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस 36. 100 माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू C स्क्वायर. 100 माइनस 36 is 64, so C square equal to 64. Now taking square root on both sides, you will get C equal to 8 centimeters. This is so simple. मेजरमेंट ऑफ एंगल A आपके पता है कि कोस के साथ लेते हैं. सो कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, कर्ली ब्राउन हेयर्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस. सो बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूस इज AC. सो कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू AB अभी फाइंड किया है, जो कि आपके पास था C की वैल्यू वो है 8 ओवर AC आपके पास 10 है. सो यहाँ पे 8 ओवर 10 आप करेंगे और उसके बाद उसका लेंगे कोस इनवर्स. आप इसको यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं 2 4 टाइम और 2 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 4/5. सो कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 4/5. और यहाँ से अगर आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल A फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा जी कोस इनवर्स 4/5. इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A आ जाएगी 36.9 डिग्रीज. ये आपके पास आ जाएगा. अब जस्ट आपके पास रह गई है जी मेजरमेंट ऑफ एंगल C. तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करते हैं. मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल A. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल C B इज 90 माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज 36.9 डिग्रीज. दिस इज 53.1 डिग्रीज. ये तमाम आंसर्स आ चुके हैं. जो क्वेश्चन नंबर 5 आपने थोड़ा समझना है. आपके यहाँ पे फिगर दी गई है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको जस्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो पेपर में और आपने फिगर खुद ड्रॉ करनी हो तो क्या करना है. तो देखिए एक कैनाल है, ये ले लीजिए, मैंने एक कैनाल बना लिया, उसमें वाटर है, ये हो गया जी उसका वाटर. अब आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं Q एंड R. दो पॉइंट्स हैं जो कि एक ही पॉइंट पे जो है सेम बैंक ऑफ कैनाल पे रखे गए हैं. बैंक मतलब उसका जो किनारा है Q एंड R एक ही साइड पे रखे गए हैं बंद पे, और जो पॉइंट P है वो प्लेस किया गया ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट R. पॉइंट R के बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पॉइंट P रखा गया है.
ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब आपने फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब ये देखें आप ट्राइंगल बन जाएगा अगर हम इसको इस तरह से करें। आपने विड्थ ऑफ ट्राइंगल फाइंड करनी है, ये आपके पास एंगल 90 बन गया और आपका एंगल PQR। अगर आपका एंगल PQR है, इसका मतलब है कि जो दरमियान में होता है Q, वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। बाकी जो है QR की लेंथ दी गई है फिगर में 5 मीटर है और यहाँ 13 मीटर है। अगर आपको ये फिगर नहीं दी हुई तो आपको ये क्वेश्चन में ही बताया जाएगा कि QR जो है 5 मीटर है और QP जो है वो 13 मीटर है। अब आपने जो फाइंड करना है वो एंगल PQR फाइंड करना है और जो इसकी जो विड्थ है, कैनाल की चौड़ाई है, वो फाइंड करनी है, PR फाइंड करनी है, ये चीज फाइंड करनी है। तो देखिए आपको जैसे कि पता है कि दो साइड्स आपको गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है तो आपने पाइथागोरस यूज करना है। So what is hypotenuse? Hypotenuse is 13. Is this square equal to base is 5 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो आपने फाइंड करना है और 13 का स्क्वायर आपके पास होता है जी 169, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस पी स्क्वायर। 169 माइनस 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज 144 एंड मेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट p इज इक्वल टू 12 मीटर्स। यहाँ पे जो आपका यूनिट है वो मीटर है तो आपने मीटर ही लगाना है, सेंटीमीटर नहीं लगाना। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एंगल जो कि बेस पे है और जैसे कि आपको पता है कि जो यहाँ पे एंगल होता है वो फाइंड करने के लिए हम कोस यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम कोस लगाएंगे। कोस मेजरमेंट ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस curly brown hairs. So what is base? Base is QR and hypotenuse is QP या PQ लिख लें, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। cos measurement of angle Q is equal to QR is 5 and QP is 13। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाता है। अब देखें आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यों निकालना है तो ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 5/13। तो अगर आप cos इनवर्स निकालें, cos इनवर्स कैसे निकालते हैं? शिफ्ट कोस आपने प्रेस करना है कैलकुलेटर पे तो कोस इनवर्स आ जाएगा और उसके बाद आपने लिख लेना 5/13। ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल Q आपके पास आता है 67.38 और ये आंसर आपके पास आया डिग्रीज में। आपको कैलकुलेटर पे आंसर किस में चाहिए? रेडियंस में। तो अगर तो आपको कैलकुलेटर पे ये सेटिंग करनी आती है कि आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो डायरेक्ट आपके पास आंसर यहाँ से रेडियन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना आता तो आप यहाँ से फर्दर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। आपने यहाँ पे लिखना है कि एज वी नो या फिर आप 3 डॉट डाल के लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल होता है π/180 के। ठीक है, ये होता है जी π/180। तो आप इसको 67.38 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 डिवाइड कर देंगे 180 से तो आपके पास यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल Q आ जाएगा 1.18 और ये आ जाएगा रेडियंस में। सो हियर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पे एक फिगर दी गई है जहाँ पे x है और ये आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है। अब यहाँ पे देखें दे आर राइट ट्राइंगल्स, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है और जो 90 के अब अपने यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो ये बात सबसे आसान तरीका ये देखने का होता है कि जो 90 के सामने वाली साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो अभी आप इस वाले को छोड़ दें, इस वाले को आपने अभी नहीं देखना, इस दूसरे वाले ट्राइंगल को देखें, दिस वन, फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। आपके पास ये है 90 का एंगल, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद आपके पास जो ये दो साइड होती हैं इसमें से किसी को एक आप बेस कहते हैं, इसको एक परपेंडिकुलर कहते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे इसको जो है परपेंडिकुलर कह देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज P द परपेंडिकुलर, P मैं स्ट्रेट लिखती हूँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। आप इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसको बेस कह सकते हैं, नो इश्यू। मेन चीज होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपने देखना होता है कि कौन सा है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो हाइपोटेन्यूज इज 17 स्क्वायर इक्वल टू बेस इज 10 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। 17 स्क्वायर इज दिस इज 289 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 100, you will get p square is equal to 189. So p square is 189, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो p is equal to आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 21 सेंटीमीटर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, इसका एलसीएम लेके आप इसका जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। आपके पास p की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर रूट 21। ठीक हो गया, इसको आप मार्क कर लें ताकि पता लगे कि ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी। ठीक हो गया, अब आपने इसको छोड़ दें, इस ट्राइंगल को आपने करना है फोकस। अब आपने इसमें देखना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस कौन सी है। सो दिस इज 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। सो अब ये जो P है ये यहाँ पे इसका बन गया H दूसरे ट्राइंगल का।
अब इस ट्राइंगल को नहीं देखना, इस ट्राइंगल का जो पी हाइपोटेनियस है वो 90 के सामने है, 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है, तो ये है 3√21। और आपके पास ये क्या है, इसको आप परपेंडिकुलर कह दें या बेस कह दें, एज यू विश। तो मैं इसको कह देती हूँ जी ये बेस है, और आपने परपेंडिकुलर जो एक्स है वो फाइंड करना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब इसको छोड़ दें, इसको आपने फोकस करना है। दिस इज, आप ये समझ लें कि इन्वर्ट ट्राइंगल बनी हुई है। ठीक हो गया। अब हमने दोबारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है तो यहाँ पे आप मेंशन करें कि फोर ट्राइंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस ये, बेस ये, परपेंडिकुलर ये। तो यहाँ पे आपने ना लिखा भी है कि इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है, हाइपोटेनियस AD है, बेस AB है, और परपेंडिकुलर BD आपने लिया है। अब इस तरह आप दूसरी ट्राइंगल यूज करने लगे हैं, तो दूसरी ट्राइंगल का आप नाम दें। आपने जो है फोर ट्राइंगल BCD, ये ध्यान रखते हुए कि जो आपके पास जिस पे एंगल बना हुआ है 90 का, उसको आपने मिड में रखना है। ठीक है, BCD। इसको आप DCB भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन C को मिड में रखना है जिसके ऊपर एंगल है। सो यहाँ पे इसका हाइपोटेनियस क्या है, BD है, BD होल स्क्वायर, दिस इज BD होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज बेस, बेस मैंने इसको लिया है CD को, CD होल स्क्वायर प्लस BC इज द परपेंडिकुलर BC होल स्क्वायर। वैल्यूज डालेंगे, BD आपके पास है 3√21, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD क्या है, 8 है, इसका होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, X है, जो कि आपने फाइंड करना है, X होल स्क्वायर। नाउ 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी 9, 21 का स्क्वायर से कैंसिल होगा, 21 आ जाएगा, इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 9 into 21 is 189 is equal to 64 plus x square, and x square is equal to 189 minus 64. This would be 125, और इसका ले लेना है आपने स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या है कि आपको लेंथ दी गई है, इसमें आपको कोई फिगर नहीं दी गई है, तो आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ देखिए आपके पास क्या है। सो हेयर इज द वॉल, ये है जी वॉल। अगर आप इसको इस तरह से बनाते हैं ना, तो ये मतलब कि पता लगता है कोई सॉलिड चीज है, कोई स्टैंड है, कोई सपोर्ट है, तो इस तरह से आप इसको लाइंस लगा लेते हैं। सो दिस इज द वॉल, जिसके आपके पास एक स्टेयर, एक लेडर, सॉरी स्टेयर नहीं लेडर, लेडर क्या होती है, एक सीढ़ी होती है जो कि मूवेबल होती है, जिसको आप पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह उसको आप खड़ा कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो लेडर है उसको खड़ा किया गया है एक वॉल के साथ, और आपको ये पता है कि जब भी लेडर को वॉल के साथ खड़ा किया जाए तो हमेशा तिरछी खड़ी होती है, कभी भी वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी नहीं हो सकती। तो ये इस तरह से आपने बनानी है फिगर, ठीक है ना। और ये बात ध्यान में रखनी है कि जो लेडर है वो हमेशा तिरछी ही खड़ी होगी। तो अब आपने यहाँ देखना है कि जो फुट ऑफ लेडर है वो 2 मीटर दूर है वॉल से। तो ये जो इसका फुट है, ये लेडर का फुट है, और ये है वॉल, इसके दोनों के दरमियान का जो फासला है वो है 2 मीटर का। लेंथ ऑफ लेडर क्या है, 8 मीटर, लंबाई है 8 मीटर, इसकी लंबाई 8 मीटर है, जो लेडर है उसकी लंबाई 8 मीटर है। और आपने हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है, दिस इज वॉल, और इसकी आपने हाइट फाइंड करनी है। ठीक है। सो फर्स्टली आपने फिगर को अंडरस्टैंड करना है, बाकी तो आपको जी पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो फिगर को आपने सही से अंडरस्टैंड करना है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जी हमेशा जो है वो एक राइट ट्राइंगल पे यूज होता है, किसी भी ट्राइंगल पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बात, मैं यहाँ पे जस्ट H, B और P लिख रही हूँ। अगर आपने इसको आपने पेपर में यूज करना है तो आप इसको फुल लिखें, कंप्लीट फॉर्म लिखें, क्योंकि आपने एक ही दफा यूज करना है। मैं क्योंकि बार बार इसको यूज कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। आपने पेपर में इसको यूज करना तो आप लिखें हाइपोटेनियस स्क्वायर, कंप्लीट इसका स्पेलिंग लिखें, बेस का स्क्वायर, बेस का जो है परपेंडिकुलर और बेस के टोटल स्पेलिंग लिखें, एंड देन उसको, क्योंकि किसी को भी नहीं पता H क्या है, B क्या है, P क्या है, आपने एग्जामिनर को बताना है ये कि ये क्या चीज है। सो व्हाट इज हाइपोटेनियस हियर, हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के सामने वाली साइड होती है। सो हाइपोटेनियस इज 8 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज बेस, बेस इज 2 मीटर, 2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर H है जो कि हमने फाइंड करनी है हाइट। ठीक है। So 8 square is 64 is equal to 2 square is 4 is equal to H square. This is plus, sorry. So 64 minus 4 is equal to 8 square, और 8 square is equal to 60.
अब हमने यहाँ पे ले लेना जी इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद h इज इक्वल टू 7.75 मीटर्स हाइट ऑफ द वॉल। एंड पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द वॉल इज 7.75 मीटर्स। इस तरह से आप रिजल्ट लिख लेते हैं ना। एक तो ये आपने हाईलाइट कर दिया, और एंड पे जो है ना ये क्या होता है कि आप जो आपको चाहिए होता है, जो आपने गिवन आपको एक दिया होता है, एक आपने आंसर करना होता है, जो आपने आंसर करना है उसको अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दें तो ये भी प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये जी बन गया रेक्टेंगल, और उसके बाद इसका दिया गया है, मैं आपको फिगर बनाना सिखा रही हूँ इन केस की अगर आपको फिगर ना दी गई हो। जो इसका डायगोनल है, डायगोनल यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी ले लें। तो यहाँ पे x+9 इसका x+9 मीटर इसका डायगोनल है जी, और जो साइड है वो x+7 मीटर है, यहाँ मैं x+7 डाल देती हूँ, और x मीटर है। तो ये आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो आपके सामने है, अगर आप इसको देखें स्ट्रेट वे जो है ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, और जब राइट ट्राइंगल की दो साइड्स, तीन साइड में से दो साइड्स गिवन हो तो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया कि 4 ट्राइंगल ABC, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन है 4 ट्राइंगल ABC। आपने पहले मेंशन कर दिया कि कौन सा ट्राइंगल आप ले रहे हैं, और उसके बाद आपने बताया कि उसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, AC है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल हो तो ये लाजिम मेंशन करें कि आप दो कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, और उसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, और परपेंडिकुलर कौन सा है। नाउ हियर बेस इज AB होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज BC होल स्क्वायर। इसके ऊपर आप लाइन का निशान लगा सकते हैं, पता लगे कि लाइन सेगमेंट है। AC इज x+9, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। AB आपके पास x+7 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC आपके पास x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अप्लाइंग द फॉर्मूला हेयर। So x square plus 9 square plus 2x9 equal to x square plus 7 square plus 2x7 plus ये अकेला x square है, ये x square ही आएगा। Now x square plus 9 square is 81 plus 9 2 time is 18, x is equal to x square plus 7 square is 49 plus 7 2 time 14, x plus x square। अब आप सारों को एक ही साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पे आ जाएगा x square, ये प्लस x square, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 18x, एक्स वाले इकट्ठे कर रही हूँ, ये 18x है और ये 14x है, ये माइनस 14x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 81 है, 81, और ये 49 वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 49 इक्वल टू 0। साइड टर्म्स को आपने एक साइड पे कर दिया, ये एक्स स्क्वायर इस प्लस वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ प्लस 18 माइनस 14 इज प्लस 4x, एंड 81 माइनस 49। अच्छा जी, यहाँ से आप लेना है माइनस कॉमन, क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। अब ये माइनस वहां जाके 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। इसके आपने बनाने लेने हैं फैक्टर्स, इसको कर लेना है मिड टर्म ब्रेक। अगर आपको मिड टर्म ब्रेक नहीं आती तो आप इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, विच इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, राइट। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आप ये लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपको मिड टर्म ब्रेकिंग आती है तो आप वो यूज कर लें। सो मिड टर्म ब्रेकिंग इज x का स्क्वायर माइनस 32 के कौन से फैक्टर्स है, ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस या माइनस करने से दरमियान वाली टर्म आ जाए। यहाँ पे आपके पास 32 कहाँ पे आता है, 12 16 टाइम 2 32 होता है, और 8 4 टाइम 32 होता है, ठीक है ना। तो अब आपने इससे कौन से फैक्टर लेने हैं, ये वाले फैक्टर लेंगे, क्योंकि इनको माइनस करने से मिड वाली टर्म आ जाएगी, राइट। सो 4x को लिखेंगे 8x माइनस 4x। यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाई है, इसका मैं आपको मकसद बताती हूँ कि मैंने क्यों लगाई है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होता है कि यहाँ पे पता नहीं लगता कि माइनस करना है या प्लस करना, और वो साइन मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप जब यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिखेंगे, वो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लें, जब आपका साइन ओपन होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। अब आपने इसके पेयर कर लेने हैं, दो का पेयर कर लेना है, और उसमें से कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों से आपके पास आ जाएगा x कॉमन,
x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 8 और इनमें से कॉमन आ जाएगा 4 प्लस 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा x माइनस 8 क्योंकि 4 8 टाइम 32 होता है इस वजह से इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x माइनस 8 जो है वो दोनों ब्रैकेट्स सेम है, वो कॉमन ले ली और बाहर क्या बचा x प्लस 4 वो सेपरेट आ जाएगा इक्वल टू 0। सो x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 8 एंड x इक्वल टू माइनस 4। सो यहाँ पे -4 तो कभी लेंथ हो नहीं सकती, सो एज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, सो x इक्वल टू 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के हैं जी 2 पार्ट्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ये वही चीज है जो कि हमने पूरी एक्सरसाइज में की है। तो यहाँ पे देखिए आपने जस्ट ये पहले डिसाइड करना है कि इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो आपका 90 का एंगल यहाँ पे है, सो 90 के एंगल के सामने जो होगी साइड वो होगी हाइपोटेन्यूज और इसको आप बेस कह दें, इसको परपेंडिकुलर कह दें, एज यू विश। इसको परपेंडिकुलर कह दें, इसको बेस कह दें, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए और उसके बाद जस्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हेयर। So hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse is 20, whole square is equal to what is base? Base is 12 whole square and perpendicular is x. We have to find x. So 20 square is 400 and 12 square is 144 plus x square. X 144 वहाँ जाके हो जाएगा minus 144 equal to x square. Now x square is equal to 400 minus 144 which is equal to 256. Now taking square root on both sides you will get x is equal to 16 centimeters. The final answer. So part number 2 में जी आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू जो कि यहाँ पे मैंने पूरी फिगर बना ली यहाँ पे और आपको यहाँ पे एक हिंट दी गई है। हिंट बल्कि ये दिस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। दैट इज दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी। इसका मतलब है कि ए बी भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा क्योंकि बी सी 4 सेंटीमीटर है तो ए बी भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है कि आपके पास ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी 2 चीजें आपको मिल गई। ठीक है, x है 4 है और ये चीज आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो पहले तो आप ये वाली चीज फाइंड कर लेंगे और उसके बाद x फाइंड करेंगे। अच्छा जी, इसके हैं 2 मेथड्स, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें या फिर आप सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों मेथड्स कर लेती हूँ। सो इन ट्राइंगल DBC ये वाला ट्राइंगल पहले लेंगे और इसके ऊपर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ये साइड आपके पास आ जाएगी जी 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो दूसरा ट्राइंगल है वो क्या है DBA। इन ट्राइंगल DBA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर आल्सो। तो यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज मेथड नंबर 1। नाउ मेथड नंबर 2 करने लगी हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास 2 ट्राइंगल हैं ABD। चले कर लें, ABD इज सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल DBC, राइट। यहाँ से CDBD आएगा क्योंकि A के सामने C लेनी है ना, इसलिए यहाँ पे A के सामने C लेनी है, दैट्स वाई। ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? क्योंकि आपके पास जो एक साइड है ये साइड और इसका ये एंगल और ये साइड, अगर 2 ट्राइंगल्स की 3-4 साइड सेम हो जाए, कोई भी चीज 3 चीजें सेम हो जाए तो उसकी बाकी जो 3 चीजें हैं वो वाकई खुद ही ऑटोमेटिकली सेम हो जाती हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, द साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ट्रिपल एच पोस्टुलेट है, साइड पोस्टुलेट। आपको पता है कि आपके पास 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल के। ठीक है, तो अगर 2 ट्राइंगल्स में इनमें से कोई भी 3 चीजें, ठीक है, 2 साइड एक एंगल या 2 एंगल एक साइड ये बराबर हो जाए तो बाकी की 3 चीजें ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास गिवन था कि मेजरमेंट ऑफ जो AB है, मेजरमेंट ऑफ AB है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ BC के। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ AB BC इक्वल है। इसी तरह जो BD है, BD वो आपको पता है कि दोनों में सेम है। ठीक है, और आपके पास एंगल है एंगल B, वो दोनों में कॉन्ग्रुएंट है। सो फ्रॉम दिस ये वाला जो आपके पास यूज करने से 3 चीजें बराबर हो गई जो कि गिवन है। इट इम्प्लाइज दैट कि जो मेजरमेंट ऑफ AD होगी वो इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ CD के। सो मेजरमेंट ऑफ CD किसके बराबर है? मेजरमेंट ऑफ CD गिवन
measurement of CD is equal to 5 centimeter, it implies that कि measurement of AD भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, जो कि x है। ये आंसर आ जाएगा। दिस इज द मेथड नंबर 2। अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और जैसे कि पहले भी एक आपने किया क्वेश्चन नंबर 8 में, जहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन थे और उसमें से आपने दोनों ट्राइंगल को यूज करके x की वैल्यू फाइंड की थी। इस तरह आप यहाँ पे भी एक ट्राइंगल को यूज करके पहले ये वाली वैल्यू निकालें एंड देन दिस ट्राइंगल को यूज करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दीज आर 2 मेथड्स और आपने कंफ्यूज नहीं होना। So this was the solution of exercise 6.5 and this question number 9 was the last question। और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस की आसानी समझ आ चुकी होगी और मैंने बहुत इजी समझाने की कोशिश की है। तो आपने क्या करना है जी, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर लाजमी करना है, बिकॉज दिस चैनल नीड्स यू एंड नीड्स योर कमेंट्स एंड नीड्स योर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।